कहीं दोस्तों कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो बहुत तरह के ऑप्शन आपके पास में आते हैं, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो मोटिव होता है वो कमाई करना या किसी भी तरह की कोई इनकम कमाना होता है। और कई बार हम मजबूरी में भी दोस्तों हमारी रियल एस्टेट को, प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। लेकिन बेच तो देते हो, लेकिन यहाँ पर अगर आपने किसी भी तरह की कोई कमाई कर ली है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। आज इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों पहले बात करेंगे कि टैक्स क्या होता है, ये जो कैपिटल गेन टैक्स होता है कब और किसे देना होता है। इसे बचने के लिए आज हम आपको 3 स्पेशल और एक्सक्लूसिव डिडक्शंस के बारे में बात करेंगे कि कौन व्यक्ति अगर किसी भी तरह की कोई मकान, दुकान, प्लॉट या इस तरह का कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल मकान, दुकान बेच देता है और उसको कोई कमाई होती है। क्योंकि दोस्तों सेल माइनस परचेज 1 करोड़ का बेचा, 50 लाख का खरीदा था तो 50 लाख की तो आपकी इनकम हो गई, उस इनकम पर आपको टैक्स देना है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आपको टैक्स सेविंग डिडक्शंस और एग्जम्पशंस बताएंगे ताकि आपका कम से कम टैक्स लगे और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। तो देर ना करते हुए प्रॉपर्टी से हुए इनकम पर टैक्स बचाने के क्या क्या तरीके हैं जान लेते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं टैक्स सेविंग की। हर एक व्यक्ति टैक्स बचाना चाहता है। अगर आपने भी कोई प्रॉपर्टी बेची है दोस्तों, कई बार भारी भरकम टैक्स आपको देना पड़ सकता है। तो प्रॉपर्टी सेल करने, बेचने के बाद में आपको किस तरह से आपकी टैक्स सेविंग करनी है, क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की क्या डेफिनेशन होती है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिस चीज को आप बेच रहे हो वो कब और कितने की खरीदी थी। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, मतलब आपने उस चीज को खरीदने के बाद क्या उसका कुछ इंप्रूवमेंट किया, आपने कोई और पैसा लगाया। दोस्तों टैक्स सेविंग के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे हेरा फेरी की जाती है। इन्वेस्टमेंट, अगर आपको कैपिटल गेन हो चुका है तो कहां पे और कैसे आप ये पैसा लगा करके अपना टैक्स बचा सकते हैं, कितने टाइम में और किस तरीके से। अब ये जो इन्वेस्टमेंट करनी है आपको खुद के नाम से करनी है, क्या आप फैमिली में किसी के भी नाम से ले सकते हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची और वो आपको गिफ्ट के अंदर मिली थी तो उसकी कॉस्ट, उसका पीरियड कैसे काउंट होने वाला है। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से एक व्यक्ति 5 तरह की इनकम कमा सकता है, या तो सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ प्रॉपर्टी का तो नाम आ गया लेकिन यहाँ पे किराए की इनकम आती है। इसके अलावा पीजीबीपी, कोई व्यक्ति सेल करता है, बिजनेस करता है, वो यहाँ आ जाएगा। कैपिटल गेन, अगर आपने किसी भी तरह का कोई शेयर बेचा, कोई म्यूचुअल फंड बेचा या आपने किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी बेचने से कोई प्रॉफिट हुआ, वो यहाँ आ जाएगा। इन चारों में जो नहीं आया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जैसे कि एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम होती है, यहाँ आ जाने वाली है। अब दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना है, जो भी टैक्स है, जो भी आईटीआर है, किसी भी तरह का कोई आईटीआर टैक्स है, ये आपको पे करना पड़ता है या भरना पड़ता है ईयर वाइज। ईयर क्या होता है दोस्तों, 1 अप्रैल से हमारा साल स्टार्ट होता है। मान लीजिए 1 अप्रैल 25 से लेकर के 31/3/26 वाला फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 है। और वंस आफ्टर द ईयर एंड, जब भी आपके आईटीआर भरनी होगी आपको साल खत्म होने का वेट करना पड़ेगा। 31/3/2026 का मान लो साल खत्म हो गया, उसके बाद में आपको आईटीआर और टैक्स का काम करना पड़ता है। लेकिन कई बार सरकार बोलती है कि टैक्स हमें एडवांस में ही दे दो। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है और आपको तो लगता है कि मुझे तो टैक्स देकर ही पीछा छुड़वाना पड़ेगा, तो दोस्तों आपको, अगर आपका टैक्स 10,000 से ज्यादा का बनता है तो जब आपने प्रॉपर्टी बेची तभी ये एडवांस टैक्स जमा करवा दें, नहीं तो आईटीआर भरते समय आपको सेक्शन 234 बी और सी का भारी भरकम ब्याज भी देना पड़ सकता है। अब दोस्तों कैपिटल गेन होगा कभी भी, ये देखिए कैपिटल गेन मैंने आपको बताया, कोई भी आप इस तरह की प्रॉपर्टी बेचेंगे तो बेचना माइनस खरीदना, जो भी डिफरेंस होगा ये कैपिटल गेन कहलाता है। ये कोई कैपिटल एसेट बेचेंगे, कोई संपत्ति बेचेंगे तभी तो होगा। मान लीजिए आपका एक घर था, चाहे आप किसी भी यूज पे उस पे मकान, दुकान, कोचिंग कुछ भी करते हो, आपकी एक दुकान थी, किसी भी यूज में आपको यूज हो रहा है। कोई प्लॉट, खाली प्लाट लेकर के दोस्तों आपने बेच दिया, किसी भी पर्पज के लिए यूज हो रहा था। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, दोस्तों खेती की इनकम पर तो टैक्स लगता नहीं है और खेती वाली जमीन को बेचने से जो कमाई होती है वो भी टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अर्बन यानी कि गांव के अंदर अगर आपकी नहीं आ रही है, शहर के अंदर आपकी खेती की इनकम है शहर से बिल्कुल लगती हुई, तो उस पर भी टैक्स देना पड़ सकता है। कोई मशीनरी, गोल्ड, ज्वेलरी, शेयर, म्यूचुअल फंड, गुडविल, ट्रेडमार्क, इस तरह की चीजें। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है दोस्तों वो प्रॉपर्टी पर, प्लाट पर, मकान पर, दुकान पर ही आज की वीडियो में रहने वाला है। अब दोस्तों कैपिटल गेन मैंने बताया कैपिटल एसेट पर लगेगा, लेकिन ऐसी एसेट जो कैपिटल एसेट ही नहीं है। देखिए रूरल एग्रीकल्चर लैंड मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ग्रामीण, गांव के अंदर दोस्तों किसी भी विलेज के अंदर कोई आपकी जमीन है उसको बेचो,
कितनी भी इनकम होगी आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज का फिर से ध्यान दें दोस्तों, ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड दो तरह की चीजें होती हैं। कोई आपने जमीन 10 लाख रुपए की बेची लेकिन उसकी रजिस्ट्री तो 10 लाख की है और आपको 50 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो बाकी के 40 लाख रुपए क्या होते हैं आपको कैश के अंदर दिए जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान दें, ये कैश पे आपको टैक्स देना पड़ सकता है अगर आप बिना मतलब का बैंक वगैरह में जमा करवाने चले गए। तो दोस्तों कैपिटल एसेट नहीं है तो कोई भी इसको बेचे, चाहे इंडियन बेचे चाहे एनआरआई बेचे, एग्रीकल्चर की जो ग्रामीण जमीन है उसको बेचने पर हुई कमाई पर आपको टैक्स नहीं देना है। अब कैपिटल गेन निकलेगा कैसे, मैंने आपको बता दिया था, एक प्रॉपर्टी है दोस्तों आपने बेच दी और उसमें से घटाना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उस प्रॉपर्टी को आपने कितने रुपए में खरीदा था, फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, उसको आपने दोस्तों कितने रुपए और ऊपर लगा दिए। मान लीजिए आपने एक मकान लिया था उसमें सिर्फ एक कमरा बना हुआ था, बाद में 4 कमरे और बना दिए। एक प्लॉट लिया था उसमें आपने मिट्टी की भर्ती करा दी। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, मान लीजिए आपने रजिस्ट्री कराई दोस्तों, वकील को लीगल फीस दी, कोई भी ऐसा खर्चा किया वो भी आपका घट जाएगा और जो बच गया वो आपका कैपिटल गेन कहलाएगा। ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये इसके पीरियड ऑफ होल्डिंग पर है, आपने जब उस प्रॉपर्टी को बेचा और जब आपने खरीदा उसका जो टाइम होता है वो बोलेगा, वो डिसाइड करेगा कि आपकी ये कैपिटल गेन है ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैसे डिसाइड होगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग जब आपने बेचा और जब आपने खरीदा था, इन दोनों का डिफरेंस अगर 24 महीने से ज्यादा हो गया यानी कि 2 साल से ज्यादा हो गया तो आपकी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगी, और आपने 2 साल से पहले बेच दिया तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगी। इंडेक्सेशन का फायदा दोस्तों आजकल नाम मात्र का मिलता है। इंडेक्सेशन क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने 2010 के अंदर कोई प्रॉपर्टी ली थी 1 लाख रुपए की और उस प्रॉपर्टी को आज मान लीजिए दोस्तों 2025-26 के अंदर आप 10 लाख रुपए की बेचते हैं, तो सरकार भी कहती है कि ये आपकी उस 1 लाख रुपए की कीमत आज तो बहुत ज्यादा हो जानी चाहिए। इसके लिए CII कॉस्ट इंडेक्सेशन इन्फ्लेशन जो होता है ये एक नंबर जारी किया जाता है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको 2010 का और 2025 का एक नंबर बताना वाला हूं। 2010 के अंदर एक नंबर जारी किया था 148 और 2025-26 के अंदर दोस्तों 376 है। अब इसका क्या मतलब हुआ, आपका 1 लाख रुपए था वो उस टाइम 148 के बराबर था और सरकार कहती है आज आपका 376 के बराबर है। तो सरकार कहती है इस 1 लाख की कीमत को हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 2,54,000 रुपए मानेंगे, और आपने ये जो 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेची थी इसमें से आप 1 लाख मत घटाइए, आप 2,54,000 घटा लीजिए और बाकी के 7.5 लाख पर हमें टैक्स दे दीजिए। तो ये होता है इंडेक्सेशन जो लगभग पिछले बजट से हटा दिया था। इंडेक्सेशन के कारण अगर आपको नुकसान भी होता है तो वो लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो ये किसी किसी केस में आपको मिल जाएगा। 23 जुलाई 2024 को बजट आया था दोस्तों, इसके बाद की ट्रांजैक्शंस पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन नहीं मिलता है दोस्तों। इंडेक्सेशन का फायदा लोगे तो आपको 20% का टैक्स देना है, फायदा नहीं लोगे तो सिर्फ 12.5% का टैक्स देना है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना है। लॉन्ग टर्म पर क्या टैक्स सेविंग की जा सकती है, जी हाँ बिल्कुल की जा सकती है। सेक्शन 54, 54EC, 54F जो हमारी वीडियो का मेन पार्ट है, और इसके बाद में शॉर्ट टर्म पर कोई बचत नहीं की जा सकती है, उनके ऊपर आपको डायरेक्ट ही टैक्स देना पड़ जाएगा। अब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की विशेष तौर से बात करें, कोई भी प्रॉपर्टी को 2 साल से ज्यादा रखने पर बेचा, मान लीजिए आपने दोस्तों 2 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी बेची और इंडेक्सेशन करने के बाद वो 1.4 करोड़ की आ गई, तो आपका कितना कैपिटल गेन हुआ, 2 करोड़ में से 1.4 करोड़ गया तो 60 लाख रुपए की इनकम आपको दोस्तों हो गई। अब इस 60 लाख रुपए पे आपने इंडेक्सेशन का फायदा लिया है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, यह आपका 12 लाख रुपए हो जाता है। और वहीं पर आप इंडेक्सेशन का फायदा मत लो, इस 2 करोड़ में से सीधा ही 1 करोड़ घटा दो, तो इस 1 करोड़ रुपए में दोस्तों आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी किसी केस में फर्क पड़ता है। लेकिन अब आपको ये या तो ये आपको जो टैक्स लग रहा है 12.5 लाख का या 12 लाख का, ये आपको बचाना है। आप चाहते हो कि ये टैक्स मुझे सरकार को नहीं देना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, तो आपका ये टैक्स बच जाने वाला है। अब दोस्तों टैक्स सेविंग के लिए हम आपको 3 सेक्शंस के बारे में बताएंगे, सेक्शन 54, सेक्शन 54EC, सेक्शन 54F, लेकिन एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 54 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये किस व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के ऊपर एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर P यानी कि पर्सन है, आप कंपनी LLP HUF हैं, तो दोस्तों कंपनी और LLP के ऊपर ये लागू नहीं होने वाला है। टाइप
ऑफ प्रॉपर्टी दोस्तों, ओनली वन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। आप एक बार अपने घर को, अपने मकान को जहां पे आप रहते हो उसको बेच करके सेक्शन 54 का फायदा उठा सकते हो। कितना पैसा आपको इसमें लगाना पड़ेगा दोस्तों? सिर्फ आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था, अगर आपने इंडेक्सेशन लिया, ये देखिए मान लीजिए आपने 2 करोड़ रुपए का आपने वो बेचा था और 1.4 करोड़ की आपकी कॉस्ट आई थी, तो उसका जो डिफरेंस आया 60 लाख रुपए, सिर्फ वही आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन बाकी कंडीशंस में ऐसा नहीं होता है। बाकी जो आपके दोस्तों ये जो सेक्शंस हैं उनमें आपको जितना पैसा मिला वो सारा ही इन्वेस्ट करना होता है। इसके अलावा इन्वेस्ट कब करना है और कहां करना है? आपने एक घर, क्योंकि आपको पता होगा इंसान के पास घर होना बहुत जरूरी है, आपने उसको मजबूरी में या जैसे भी बेचा और घर आप लेना चाहेंगे, ओनली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दोस्तों आप परचेज कर सकते हैं 1 साल पहले तक। मान लीजिए आपने 1 दिसंबर 2025 को आपने कोई मकान बेच दिया, लेकिन आपने 1 दिसंबर 2024 या उसके बाद में पिछले 1 साल में कभी भी कोई मकान ले रखा था, वो भी आपका काउंट हो जाएगा। या 1 दिसंबर 2027 तक, मतलब आगे के 2 सालों तक कभी भी आप मकान ले सकते हो। या 1 दिसंबर 2028 तक आप अपना घर बना करके, अगर आपको घर पसंद नहीं आया तो अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, तब तक ये पैसा आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर रखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ हाउस दोस्तों, 2 हाउस कैन बी इन्वेस्टेड बट लिमिट 10 करोड़ रुपए की है। मैंने आपको बताया एक घर आपने बेच दिया, वो था मान लीजिए आपका उसका प्रॉफिट हो रहा था 60 लाख रुपए। अब आप कहते हो कि सर मुझे तो 50 लाख रुपए का ही ये घर मिला है, मेरे को तो 10 लाख पे फिर टैक्स देना पड़ेगा, तो उस 10 लाख का एक और घर भी आप ले सकते हैं। मतलब 2 हाउस परचेज कर सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे आप 10 करोड़ से ज्यादा का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 20 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी थी वो बेच दी और वो आपने ली कितने की थी? 4 करोड़ की, तो 16 करोड़ का आपको प्रॉफिट आ गया। आप 16 करोड़ का घर लो, जितना मर्जी लो, लेकिन 10 करोड़ रुपए तक की ही लिमिट है, आपको 10 करोड़ से ज्यादा का बेनिफिट यहाँ नहीं मिलेगा। और रेजिडेंशियल हाउस खरीदना है आपने, ऐसा नहीं है कि प्लॉट लेके छोड़ दिया या ऐसा खंडर लेके छोड़ दिया, जो रहने लायक हो। और कंडीशन क्या है? आपको होल्ड करना पड़ेगा। नया जो मकान तो बना लिया आपने सोचा कि 54 सेक्शन की हमने छूट ले ली, मकान बना लिया, अब हम इसको बेच देते हैं, तो 3 साल तक आप उस मकान को नहीं बेचेंगे, उसके अंदर आपको रहना पड़ेगा। और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, मैंने आपको एग्जांपल दिया, 1 दिसंबर को तो दोस्तों आपने अपना मकान बेचा, लेकिन आपने मकान तो बनाना है 1 दिसंबर 2028 तक, तो तब तक वो पैसा क्या करोगे? उसके लिए आपको ITR भरने से पहले उस पैसे को जमा करवाना है कैपिटल गेन स्कीम के अंदर। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम होता है ये दोस्तों, हर बैंक के अंदर आप जाओगे, उनको डिटेल दोगे तो आपका खाता खोल देंगे। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर जो भी पैसा होगा, नो मैटर ये पैसा कहां से आ रहा है। अब एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेची थी और वो पैसा दोस्तों आपने FD के अंदर लगा दिया, उसको एक और कुछ भी आपने कर लिया, अपने बेटे को गिफ्ट दे दिया। अब ITR भरने से पहले आपने अभी तक मकान खरीदा नहीं है, तो इस दोस्तों पैसे को आपको जो जमा कराना है, ये कोई भी पैसा, कहीं से भी पैसा हो, आप किसी से लोन लेकर भी इस खाते में पैसा जमा करा देंगे। हाउस आपको परचेज कर दिया दोस्तों, अगर आपने 1 साल पहले भी माई अकाउंट खरीद लिया है, मकान खरीद लिया है, वो भी इस स्कीम के अंदर एलिजिबल हो जाने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज, ये भी री इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। आजकल तो 1 करोड़ रुपए के ऊपर 1 लाख रुपए तो आपको दलाली 2-3 लाख रुपए की देनी पड़ती है, और 8 से 10 लाख रुपए तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी लग जाती है। तो ये सब भी आपका ये माना जाएगा कि आपने ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। सेक्शन 54 उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। सेक्शन 54 EC दोस्तों, 54 तो सिर्फ इंडिविजुअल और HUF पर लागू होता है, ये सभी पर होता है, कंपनी के ऊपर, LLP के ऊपर, ये सभी लोग इसकी छूट ले सकते हैं। और यहाँ पर तो आपने सिर्फ रहने वाला मकान बेचा है, यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग और बोथ कॉमर्शियल हो, कोई भी हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी दोस्तों आपने बेची, कोई प्लॉट बेच दिया, कोई आपने फ्लैट बेच दिया, आपने कोई भी प्रॉपर्टी बेची, वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक की ही आप री इन्वेस्ट करके छूट ले सकते हैं। और ये पैसा आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है? सेक्शन 54 में तो आपको रेजिडेंशियल हाउस खरीदना था, लेकिन यहाँ पे आपको बॉन्ड्स खरीदने हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, REC, PFC, IRFC या गवर्नमेंट समय समय पर काफी सारे बॉन्ड्स नोटिफाई करती रहती है। इन बॉन्ड्स के अंदर आपको पैसा लगाना है, इन्वेस्ट आपको कर देना है। और ये कब इन्वेस्ट करना है दोस्तों? यहाँ पर तो आपको विद इन 6 मंथ ऑफ सेल, आपने आज 1 दिसंबर को मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी बेची, तो 30/6 को तो आपके 7 महीने हो गए, 31 मई से पहले आपको ये पैसा इस बॉन्ड्स के अंदर लगा देना है। मकान खरीदोगे तो दोस्तों 3 साल तक, यहाँ पे 5 साल तक उस पैसे को आप निकालोगे नहीं, निकाल लिया तो उस
साल आपकी इनकम में वो जुड़ जाने वाला है। और दोस्तों कब तक ये डिपॉजिट करवाना है ये देख सकते हैं। आपको ITR भरने से पहले ऑन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम भी ओपन करवाना पड़ सकता है। और जो आप ये बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाएंगे दोस्तों 5% से लेकर के 7.5% का इंटरेस्ट भी आपको मिलने वाला है। जैसे FD का ब्याज मिलता है वैसे ही ये ब्याज आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाने वाला है। तो अब आप कहेंगे कि सर ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ये कहाँ मिलेंगे, ये बॉन्ड्स कहाँ मिलेंगे? तो आप बैंक में जाएं, अपने ब्रोकर से पूछें, शेयर मार्केट से पूछें, या आजकल बहुत तरह के फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं वो आपको बता देंगे कि बॉन्ड्स के अंदर कैसे और कब पैसा आपको लगाना है। अब दोस्तों सेक्शन 54 देख लिया, 54EC देख लिया, अब 54F हम देखने वाले हैं। ये इंडिविजुअल और HUF के ऊपर है। जैसे सेक्शन 54 था, यहाँ पे कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेजिडेंशियल हाउस आप बेचोगे तो आपको सेक्शन 54 में आ जाना है। इसके अलावा आपने कोई मशीनरी, आपने कोई सोना बेच दिया, दोस्तों शेयर बेचकर भी लोग यहाँ पे प्लानिंग करते हैं। और मान लीजिए आपकी नेट सेल आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। आपने 2 करोड़ रुपए की कोई जमीन बेची और उसको 1.4 करोड़ में लिया था, तो आपको तो 60 लाख का प्रॉफिट हुआ। सेक्शन 54 में तो आप 60 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। 54EC में सिर्फ 50 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन 54F के अंदर आपको ये 2 करोड़ रुपए जितना आपका सेल आई थी वो सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और आपको पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना पड़ेगा? सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, आप अपने नाम से रेजिडेंशियल रहने वाला मकान खरीदेंगे। जब आपने बेचा उससे 1 साल पहले तक अगर आपने कोई मकान खरीदा था तो वो भी काउंट हो जाएगा। आगे के 2 सालों तक भी खरीद सकते हैं और आगे के 3 सालों तक आप इस रेजिडेंशियल हाउस को बना भी सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों कंडीशन ओनली 1 रेजिडेंशियल हाउस की है, मोर देन 1 कैन। अगर आपके पास एक ऑलरेडी मकान है और एक आप और खरीद सकते हो, मतलब 2 से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की आपको अनुमति किसी हाल में नहीं मिलने वाली है। जो आपने मकान बनाया उसको 3 साल तक होल्ड करके रखना पड़ेगा, आपको बेचना नहीं है। अगर आप बेच देते हो और उससे भी नया मकान खरीद लेते हो तब भी ये आपकी जो डिडक्शंस हैं ये आपकी कंटिन्यू मानी जाने वाली है। और जब तक मान लीजिए दोस्तों अगले 2 सालों तक आप नहीं खरीद पा रहे हो या अगले 3 सालों तक नहीं बना पा रहे हो तो वो पैसा आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम उस साल की ITR भरने से पहले उसको जमा करवा देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप तीनों आप एग्जम्पशंस और डिडक्शंस का फायदा ले सकते हैं। आपने सुना होगा न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। तो दोस्तों ओल्ड के अंदर तो डिडक्शंस एग्जम्पशंस मिलती है लेकिन न्यू में ज्यादा नहीं मिलती है। तो क्या ये छूट मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगी। सोल्ड प्रॉपर्टी इज परचेज्ड बिफोर 1/4/2001। अब आप तो बोलोगे कि सर ये मैंने प्रॉपर्टी तो 1990 में ली थी, मैंने तो ये मेरे तो 1800 1900 मान लीजिए जब भी मेरे दादा परदादा की थी, तो आपको 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू सर्कल रेट DLC रेट है वो रजिस्टर वैल्यूर से लेना पड़ेगा। और ये रजिस्टर वैल्यूर कौन होते हैं? ये इनकम टैक्स के अंदर स्पेशली रजिस्टर होते हैं। ये वैल्यू आपको निकाल के देंगे कि इसकी इतनी वैल्यू 2001 की थी, तो वो वैल्यू आपको माननी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट, काफी गड़बड़ी यहाँ पे होती है दोस्तों। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो आपके पास प्रूफ है कि आपने 2 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी बेच दी, वो तो आपने दोस्तों यहाँ पे सेल डीड में आ जाएगा। आपने उस प्रॉपर्टी को 1 करोड़ रुपए में खरीदा था तो ये भी आपको वहां पे लिखा आ जाएगा। लेकिन आप बोलते हो कि सर पहले तो 2 ही फ्लैट थे, अब मैंने इसमें 4 कमरे बना दिए, मैंने गार्डन बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ये आपके पास में कोई प्रूफ नहीं होता है। आपने पैसा दिया, कई बार तो आजकल तो चलो फोन पे गूगल पे वगैरह सब रिकॉर्ड आ गया है, तो प्रूफ्स हैं दोस्तों 90% केस के अंदर नहीं होते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शंस तो आपने किया है, 10 साल पहले किया है और वो नगद के अंदर किया था, तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप वैल्यूएशन रिपोर्ट ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स की साइट पर जाएंगे, वहां पे रजिस्टर वैल्यूर हैं और आप अपने आसपास भी किसी वैल्यूर से कॉन्टैक्ट करेंगे, वो आपकी वैल्यू निकाल के दे देंगे कि इस मकान में इस व्यक्ति ने 15 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए लगाए हुए हैं, तो वो आपकी छूट उसमें मिल जाने वाली है। रजिस्टर वैल्यूर इनकम टैक्स के अंदर है। ये दोस्तों आपको सर्टिफाई करेंगे, इनकम टैक्स इंडिया के द्वारा सर्टिफाइड है। आप इनको फीस देंगे क्योंकि इनकम टैक्स वाले आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 साल तक नोटिस खोल सकते हैं। तो जब भी ये खोलेंगे तो आप इस तरह की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की रिपोर्ट है वो यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बनवा सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सेक्शन 54 के अंदर हो या किसी भी सेक्शन में, आपको ये जो पैसा लगाना होता है, इन्वेस्ट करना होता है। मिस्टर ए है, इसने अपनी प्रॉपर्टी बेची है, तो क्या मिस्टर ए अपने नाम से ही प्रॉपर्टी ले? तो प्रॉपर्टी सोल्ड है आपके नाम से और आप
परचेज करना चाहते हो अपनी वाइफ, बच्चे, मदर, फादर के नाम से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। आप एग्जम्पशंस का क्लेम कर सकते हैं और आप अपनी ITR में उसको दिखा सकते हैं। बस बात यह है कि आपको प्रॉपर प्रूफ्स, रिकॉर्ड्स, जस्टिफिकेशन है वो अपने पास में रखने होंगे। ITR का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है दोस्तों। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हैं 30 लाख से ज़्यादा की होती है तो वो रजिस्ट्रार आपकी इनकम टैक्स को सूचना दे देगा। आपके AIS में, TIS में 26A के फॉर्म में शो हो जाएंगे। 50 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं तो 1% का TDS भी आपको सामने वाले व्यक्ति का काटना पड़ता है। तो ITR इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है तो कैपिटल गेन जरूर दिखाएं, लॉस हो गया है तो लॉस दिखाएं, और आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली है तो ITR 1 में और 2 में तो कहीं नहीं आती है, 3 और 4 की बैलेंस शीट में आपको वो दिखानी होती है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम को भी आपको अपनी ITR में दिखाना होता है। दोस्तों किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। आप लाखों का नहीं करोड़ों का ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और आपके कोई पर्सनल CA होने चाहिए। ऐसा नहीं है तो मैं CA सुमित शर्मा, आपका छोटा भाई, हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता हूं। कभी भी आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप करें। सारे के सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, गिफ्ट डीड, लीज डीड, दोस्तों इसकी पट्टा, इसकी चैन, इसकी NOC, पंचायत से, नगर पालिका से, बहुत तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। सभी डॉक्यूमेंट को आपको संभाल के रखना है, रिकॉर्ड रखना है, पैसा कहाँ से आ रहा है, गिफ्ट से आया, कहाँ से आया, और प्रॉपर अपनी ITR भरते रहें ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। बड़ी ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और जाते जाते दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल, सेक्शन 54 के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप ये इन्वेस्टमेंट हाउस के अंदर कर सकते हैं या बॉन्ड्स के अंदर कर सकते हैं, या इसके अलावा FD करवानी होती है, या इसके अलावा दोस्तों आप शेयर्स के अंदर भी पैसा लगा सकते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को हर एक व्यक्ति में शेयर करें जिन्होंने प्रॉपर्टी को बेचना है या बेच दी है और टैक्स सेविंग के बारे में जानना चाहते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।